हेलो फ्रेंड्स, मेक फील फ्री टू लर्न चैनल पर आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने यह देखा कि किस प्रकार से पुर्तगाली कंपनियां भारत में आती हैं और व्यापार के माध्यम से अपना क्षेत्र विस्तार करती हैं। आज हम लोग इस वीडियो में डच कंपनियों के आगमन को देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग फर्स्ट लेक्चर में जो पुर्तगालियों का आगमन पढ़ा था, एक बार उसका सूक्ष्म अवलोकन कर लेते हैं और 2-4 मिनट में उन सभी का रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आप लोग का भी वह अच्छे ढंग से तैयार हो जाएगा, उसको मेमोराइज कर लेंगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगाली भारत आते हैं और पुर्तगाली के भारत आने का मूल कारण था वह था काली मिर्च। काली मिर्च के व्यापार से पुर्तगालियों को 60 गुना लाभ होता था। उसी के लिए पुर्तगाली भारत में आते हैं और पुर्तगाली में आने के लिए जो सबसे पहला यात्री आता वह था बार्थोलोम्यू डियाज, जो कि 1487 ईस्वी में समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकलता है और दक्षिण अफ्रीका के तटीय क्षेत्र जिसका नाम केप ऑफ गुड होप रखा, वहाँ पे आता है और वहाँ पे अत्यधिक धुंध और कोहरा होने के कारण वहाँ से वह चला जाता है और धुंध कोहरा होने के कारण उसका नाम वह उत्तमासा अंतरिप अथवा केप ऑफ गुड होप रखा। गुड होप का मतलब कि वहाँ पे उसको आशा की किरण दिखी, ऐसा उसको प्रतीत हुआ कि यहाँ से हमें समुद्री मार्ग मिल सकता है, इसीलिए उसका नाम केप ऑफ गुड होप रखा। फिर वहाँ से जाने के बाद स्पेन की एक यात्री था जिसका नाम था कोलंबस। उसको वहाँ की महारानी इसाबेल ने उसकी यात्रा प्रायोजित किया, योजना बनाया और उसको समुद्री मार्ग की खोज के लिए वहाँ से 1492 ईस्वी में रवाना करती है। स्पेन का यात्री कोलंबस वही रास्ता पकड़ते हुए दक्षिण अटलांटिक महासागर का किनारा पकड़ते हुए आता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका तक आने के बाद वह दिशा भूल जाता है, दिशा भ्रम हो जाता है उसको, और वह वहाँ से हिंद महासागर की तरफ न जा करके बल्कि उत्तरी अमेरिका की तरफ चला जाता है और भूलवश वह उत्तरी अमेरिका की खोज कर लेता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका अथवा अमेरिका का खोज किसने किया, तो वह कोलंबस ने 1494 ईस्वी में इसका खोज किया था। यहाँ से अभी प्रश्न बनता है कि अमेरिका का नाम किसके नाम पर अमेरिका पड़ा, तो अमेरिका का नाम एक प्रसिद्ध नाविक था अमेरिगो वेस्पुसी, उसके नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा। फिर कोलंबस के बाद एक सबसे प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत के लिए रवाना होता है। 1497 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से चलता है और दक्षिण अटलांटिक महासागर होते हुए दक्षिण अफ्रीका के तटीय क्षेत्र जिसका नाम केप ऑफ गुड होप या उत्तमासा अंतरिप था, वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ पर जाने के बाद उसको रास्ता नहीं समझ में आता है, क्योंकि उस समय दिशा सूचक यंत्र नहीं था, इसीलिए वह दिशा नहीं समझ पाता है। लेकिन वहीं पर उससे एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद से मुलाकात होती है और अब्दुल मजीद ही वास्को डी गामा को रास्ता दिखाता है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद के सहायता से केरल के पुलिकट बंदरगाह पे उतरता है। उस समय पुलिकट में जमोरिन का शासक था। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया और भारतीय क्षेत्र में उसे व्यापार करने का आदेश दे दिया। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत से व्यापार करके काली मिर्च यहाँ से लेकर जाता है पुर्तगाल और बताता है कि किस तरीके से वह भारत की यात्रा किया और कौन से समुद्री मार्ग हैं जहाँ पे भारत जाया जा सकता है। तो काली मिर्च की व्यापार से उसे 60 गुना लाभ होता है। इसके बाद दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो द अल्वरेज 1500 ईस्वी में भारत के लिए रवाना होता है और भारत में आता है, लेकिन यहाँ आने के बाद यह बहुत ज़्यादा कार्य नहीं करता है। फिर यह वापस पुर्तगाल चला जाता है। में वास्को डी गामा भारत पुनः आता है और आने के बाद सबसे पहले इसने 1503 ईस्वी में
कोचीन को अपना फैक्ट्री बनाता है। कोचीन को 1503 ईस्वी में इसने फैक्ट्री बनाया तथा 1504 ईस्वी में इसने कुन्नूर, जिसको कन्नौर भी कहते हैं, इसको इसने फैक्ट्री बनाया। उसके बाद यहाँ से यह भारत से रवाना होकर पुर्तगाल चला जाता है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण शासक आता है जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका कार्यकाल 1505 से 1509 ईस्वी तक था। यह भारत आने के बाद यहाँ पे देखता है कि किस प्रकार से यहाँ का व्यापार संचालन हो रहा है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कहा जाता है। यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था जो कि भारत की यात्रा पर आया। यह आने के बाद दमन और दीव में अपना अधिकार स्थापित करता है तथा उसके बाद यह एक नीति अपनाता है जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको हिंदी में कहते हैं नीले अथवा शांत जल नीति। इस नीति का जो मूल उद्देश्य था वह था कि जितने भी सामुद्रिक क्षेत्र हैं, हिंद महासागरीय क्षेत्र या फिर अरब सागरीय क्षेत्र, जितने भी सामुद्रिक क्षेत्र हैं उसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार में लिया जाए और उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया जाए। इतना काम यह करता है। इसके बाद यह भारत से चला जाता है। फिर उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत आता है। इसका कार्यकाल 1509 से 1515 ईस्वी रहता है। यह यहाँ आने के बाद 1510 में गोवा पर अपना अधिकार स्थापित करता है। उस समय बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह का उस पर शासन था। यूसुफ आदिल शाह को हराने के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क गोवा पे अपना अधिकार स्थापित कर लेता है तथा अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो वास्तविक संस्थापक थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। हम लोगों ने पिछले लेक्चर को पुर्तगाली कंपनियों का भारत में आगमन को एक सूक्ष्म अवलोकन के माध्यम से देख लिया है कि क्या क्या पिछली लेक्चर में पढ़ाया गया था। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से भारत में आती है और अपने यहाँ पे किस प्रकार से व्यापारिक क्षेत्र को स्थापित करती है। पुर्तगाली कंपनियों के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। यह डच जो थे यह नीदरलैंड अथवा हॉलैंड के निवासी थे। नीदरलैंड अथवा हॉलैंड के निवासी को ही डच कहा जाता था और वर्तमान में नीदरलैंड की जो राजधानी है वह है एम्स्टर्डम और इसकी जो मुद्रा है वह है गिल्डर। तो जो पुर्तगाली के बाद डच भारत आए यह नीदरलैंड अथवा हॉलैंड के निवासी थे। यह जो नीदरलैंड है यहाँ की एक सबसे प्रमुख नदी है राइन नदी और यहीं पे एक रोटरडम बंदरगाह है जो कि दुनिया के सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। यहीं से डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के लिए आती है और यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी पहली एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो कि शेयर धारक के रूप में आई थी और न सिर्फ यह प्राइवेट कंपनी थी बल्कि इसमें सरकार का भी हस्तक्षेप था। जो डचेज थे, जो नीदरलैंड के सरकार थी, उन्होंने इस यात्रा का प्रयोजन किया, योजना बनाया और लगभग 21 वर्षों तक इंडिया अथवा पूर्वी जगत में एशियाई क्षेत्र में इनको व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था। तो वर्ष 1595 से 1596 ईस्वी में कार्लेनियस डे अस्तमान या हाउटमैन इसके नेतृत्व में प्रथम डच अभियान पूर्वी जगत इंडोनेशिया में आता है। यह सबसे पहले जो डच थे यह इंडोनेशिया में ही क्यों आए, क्योंकि इंडोनेशिया में सबसे अधिक मसाला व्यापार होता था, इसीलिए इंडोनेशिया को मसालों का द्वीप भी कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न यह बनता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले कहाँ पर गए। तो सबसे पहले इंडोनेशिया, जिसको मसालों का द्वीप कहा जाता है, यहाँ पे ये लोग आते हैं। यहाँ आने के बाद जितने भी पुर्तगाली थे, पुर्तगाली शासकों को यहाँ से धीरे धीरे ख़त्म करके अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं।
फिर 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड बनाया जाता है। इसके बनाने के बाद यहाँ पे व्यापारिक क्रियाकलाप शुरू होता है। एग्जाम में अभी प्रश्न पूछा जाता है कि यह जो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड था, इसका मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था वेरिंग इन द वेस्ट इंडीज कंपनी, यह इसका मूल नाम था। और इस यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड को 17 सदस्य का एक बोर्ड बनाया गया था। उसी बोर्ड के माध्यम से इस कंपनी का संचालन होता था। डच व्यापारिक जो व्यवस्था थी, इसमें सहकारिता अथवा कार्टेल पद्धति पर यह आधारित थी। यह सहकारिता अथवा कार्टेल पद्धति होता क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जाता है, यानी इसमें जो कंपनी होती है वह अपने शेयर बांटती है। इसके शेयर को कोई भी व्यक्ति पैसा लगा के खरीद सकता है, और जो इसके शेयरधारक होते थे उनको 18% मुनाफा पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी रखती थी। यानी कोई व्यक्ति अगर 1 लाख रुपये या 2 लाख रुपये लगा रहा है तो उसका कुछ समय बाद 18% मुनाफा उस शेयरधारकों को डच ईस्ट इंडिया कंपनी प्रदान करती थी। यही कारण है कि यह बहुत कम समय में बहुत जल्दी पूरे भारत क्षेत्र में अपना विस्तार किया। और जब यह ईस्ट इंडिया कंपनी अपना भारत में आकर के स्थापना की, उस समय यह अपने कंपनी में 65 लाख गिल्डर रुपए लगाई थी। 65 लाख गिल्डर रुपए लगा करके यह अपने कंपनी को स्थापित किया था। डच के जो सरकार थे, डच की सरकार ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को 21 वर्षों का व्यापारिक अधिकार दिया था। यानी 21 वर्ष तक यह पुर्तगाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड भारतीय क्षेत्र में या एशियाई क्षेत्र में या हिंद महासागरीय क्षेत्र में जा करके अपना व्यापार कर सकते थे, वहाँ पे अपना अधिकार स्थापित कर सकते थे या अपना साम्राज्य विस्तार कर सकते थे। जबकि इसके पहले की जो कंपनी थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं थी, उसमें किसी भी सरकारी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं था। तो यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद 1605 ईस्वी में अपना मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे अपना पहला फैक्ट्री स्थापित करती है। और इस यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित करने के बाद इन लोगों ने यहाँ पे नील एवं अफीम का व्यापार सबसे पहले शुरू किया। 1605 में ही डचों ने पुर्तगालियों से अम्बायान को जीता तथा उसके बाद कुछ ही समय बाद वांटम पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इन दोनों पे अपना अधिकार स्थापित करने के बाद जो इंडोनेशिया क्षेत्र था, जिसको मसालों का द्वीप कहा जाता है, वहाँ पे इन लोगों ने अपना धीरे धीरे पुर्तगालियों को हरा करके प्रभुत्व स्थापित कर लिया। फिर 1610 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना होती है। 1610 में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ एक समझौता किया, और समझौते के बाद पुलिकट जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इस पुलिकट बंदरगाह पे इन लोगों ने एक दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की और पुलिकट को ही अपना मुख्यालय बनाया। यहीं पर डचों ने एक स्वर्ण सिक्के जारी किए, स्वर्ण सिक्कों को जारी किया। इस स्वर्ण सिक्के को पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न यह बनता है कि वह कौन सा ऐसा यूरोपीय यात्री थे जिन्होंने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला था। तो वह डच थे, जो कि 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा को हरा करके पुलिकट में अपना मुख्यालय स्थापित करने के बाद वहीं पे स्वर्ण सिक्के पैगोडा को जारी किया था। तथा 1619 ईस्वी में डचों ने जकार्ता को जीतने के बाद यहाँ पे बैटिविया नामक नगर को स्थापित किया था। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस यूरोपीय इंडिया कंपनी ने, किस विदेशी कंपनी ने बैटेविया नामक नगर को बसाया था। तो यह डच थे, जो कि 1619 ईस्वी में जकार्ता को जीतने के बाद वहाँ पे बैटेविया नामक नगर का स्थापना किए थे। फिर हम लोग एक क्रम में सभी को देख लेते हैं कि कब कब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने फैक्ट्री अथवा मुख्यालय स्थापित किए। तो सबसे पहले 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। तथा 1616 ईस्वी में सूरत में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की।
तथा 1627 ईस्वी में पीपली जो कि बंगाल में स्थित है, यहाँ पे इन लोगों ने प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से बहुत बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि डचों द्वारा बंगाल में पहली फैक्ट्री का स्थापना कहाँ किया गया था। तो 1627 ईस्वी में पीपली में इन्होंने अपना बंगाल में प्रथम फैक्ट्री का स्थापना किया। लेकिन पीपली में बहुत दिनों तक ये लोग नहीं रहे। कुछ ही समय बाद बंगाल में ही यहाँ पीपली से 4 किलोमीटर दूरी पर एक बालासोर नामक स्थान था, वहाँ पे चले गए और वहाँ जाकर के अपना मुख्यालय स्थापित किए। फिर 1641 ईस्वी में विमलीपट्टनम, फिर 1641 ईस्वी में विमलीपट्टनम में इन्होंने अपना फैक्ट्री स्थापित की तथा 1653 ईस्वी में चिंसूरा जो कि हुगली के निकट में है, हुगली के निकट में है चिंसूरा में इन्होंने 1653 ईस्वी में अपना फैक्ट्री स्थापित किया। और सबसे लास्ट में जो फैक्ट्री और सबसे अंत तक चली हुआ था 1635 से 1656 ईस्वी तक हुगली में इन लोगों ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया और यहाँ पे बहुत लंबे समय तक इन लोगों ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया। तथा 1668 ईस्वी में कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नागापट्टनम इसको अपना कार्यालय का अपना व्यापारिक प्रमुख केंद्र इन लोगों ने स्थापित किया था और इन सभी क्षेत्रों को पुर्तगालियों से जीत लिया था। तो हम लोगों ने देखा कि पुर्तगालियों के बाद सबसे पहले जो आए वह डच आए। डचों का आगमन 1602 ईस्वी में होता है। यह जो डच थे इनका पहला अभियान 1595 से 1596 में कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में पूर्वी जगत में आता है और यह लोग सबसे पहले इंडोनेशिया जो कि मसालों का द्वीप है वहाँ पे आते हैं। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आप लोगों से यह पूछा जाएगा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ के निवासी थे। तो डच जो थे वह नीदरलैंड अथवा हॉलैंड के निवासी थे। वर्ष 2019 की एक घटना है। वर्ष 2019 में नीदरलैंड ने एक सरकारी घोषणा जारी किया और उसमें यह कहा कि अब हमारे देश का जो अन्य नाम हॉलैंड था उसको हम लोग खारिज करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को नीदरलैंड के नाम से ही जाना जाएगा। और इसी नीदरलैंड में एक राइन नदी है और इसी राइन नदी पे एक रोटरडम बंदरगाह है जो कि दुनिया का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। तो यहाँ से पहला प्रश्न ये हो गया कि जो नीदरलैंड अथवा जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कहाँ के निवासी थे। तो वो नीदरलैंड अथवा हॉलैंड के निवासी थे। फिर यहाँ से दूसरा प्रश्न यह बनेगा कि किसके नेतृत्व में डच ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी जगत अर्थात भारत में आती है। तो यह कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। और फिर दूसरा प्रश्न यह बनेगा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे पहले किस स्थान पर पहुँचती है। तो सबसे पहले यह लोग भारत में न जा कर के इंडोनेशिया क्षेत्र में जाते हैं। वहाँ पे जकार्ता, सुमात्रा ये जितने भी द्वीप हैं उन सभी को जीत करके वहाँ पे अपना अधिकार स्थापित करते हैं। फिर यहाँ से तीसरा प्रश्न यह बनेगा कि वह कौन सी ऐसी व्यापारिक कंपनी थी जो कि सहकारिता अथवा शेयर मार्केट पे आधारित थी। तो यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि शेयर मार्केट अथवा कार्टल पद्धति या सहकारिता पद्धति पे आधारित थी। फिर यहाँ पे तीसरा प्रश्न यह बनेगा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपना फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपना 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है यहाँ पे इन लोगों ने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना किया और यहाँ से नील व अफीम का व्यापार शुरू किया। फिर यहाँ से जो चौथा प्रश्न बनेगा वह यह बनेगा कि कौन ऐसे यूरोपीय व्यापारी थे जो कि स्वर्ण सिक्के पैगेडों को ढाला था। तो यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलिकट में एक फैक्ट्री की स्थापना करते हैं तथा यहीं पर ये लोग स्वर्ण सिक्के पैगेडों को ढालते हैं। फिर यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि किसने जकार्ता को जीत करके बैटेविया नगर का स्थापना किया। तो यह डच थे जो कि 1619 ईस्वी में जकार्ता को जीतने के बाद बैटेविया नामक नगर को बसाया था। और यहाँ से यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल में सबसे पहले डचों ने कहाँ पे अपने फैक्ट्री स्थापित किए। तो 1627 ईस्वी में पिपली में
इन लोगों ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया तथा दूसरी जो फैक्ट्री थी वह सूरत में 1616 ईस्वी में डचों के द्वारा स्थापित किया गया। इसके बाद डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों को निर्यात का वस्त्र बनाया। इन लोगों ने, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि पुर्तगाली कंपनियां आने के बाद ज़्यादातर वो मसाले के व्यापार पे अधिक बल दिया। मसाले संबंधी जितने भी वस्तु थे जैसे काली मिर्च, दालचीनी या फिर जो कुछ भी था मसाले संबंधी उस पर सबसे अधिक बल दिया। जबकि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है यह मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों पर सबसे अधिक बल दिया और भारत में भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है। डचों ने कासिम बाज़ार में स्वयं रेशम की एक फैक्ट्री स्थापित किया जिसमें लगभग 3000 कारीगर काम करते थे। क्योंकि डच भारतीय कपड़ों पर, भारतीय वस्त्रों पर अत्यधिक बल देते थे, उसी के निर्यात पर अत्यधिक बल देते थे, उसी को ध्यान में रख करके इन लोगों ने कासिम बाज़ार को जीतने के बाद, जो कि पुर्तगालियों के अधिकार में था, लेकिन डचों ने इसको जीतने के बाद स्वयं यहाँ पर पे रेशम बनाने का उद्योग स्थापित किया जिसमें 3000 कारीगर कार्य करते थे। और लास्ट में इन लोगों ने 1690 में पुलिकट को हटा करके इन लोगों ने नागपट्टनम को अपना मुख्यालय बनाया तथा अंत में सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है जिसके वजह से डचों की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और डचों का अधिकार ख़त्म हो जाता है। तो 1759 ईस्वी में अंग्रेज़ों के साथ वेदरा, कहीं कहीं वेडरा भी लिखा रहता है, जो कि बंगाल में स्थित है, वेडरा का युद्ध होता है जिसमें डच पराजित हो जाते हैं। इस वेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा था और इस युद्ध में, इस वेदरा के युद्ध में डचों की बुरी तरह से हार हुई और यहीं से इनका पतन हो गया। पूरी तरह से डच कंपनी समाप्त हो गई और बोरिया बिस्तर बांध कर ये अपना पुर्तगाल यानी यूरोप चले गए। तो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, हम लोग उस प्रश्न की प्रकृति पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि किस यूरोपीय कंपनियों ने मसालों के व्यापार की जगह पे कपड़ों के व्यापार पे अत्यधिक बल दिया। तो वह डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि मसालों के व्यापार के स्थान पे भारतीय वस्त्रों पे अत्यधिक बल दिया। भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय भी डचों को ही जाता है। फिर यहाँ से दूसरा प्रश्न यह बनेगा कि अंग्रेज़ों का पराजय, अंग्रेज़ों की जो शक्ति थी वह किस कारण समाप्त हो गई, कौन सा वह युद्ध था जिसमें अंग्रेज़ों ने डचों को बुरी तरह से पराजित किया। तो 1700, यहाँ पे ये डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है 1759, क्योंकि डेट भी पूछा जाता है कि किस वर्ष वेडरा का युद्ध हुआ था। तो यह 1759 ईस्वी में वेडरा का युद्ध हुआ था। यह भी पूछा जाता है कि वेडरा का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो यह अंग्रेज़ों और डचों के बीच हुआ था। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि वेडरा का युद्ध जो हुआ था इसमें कौन पराजित हुआ। तो वेदरा के युद्ध में डच पराजित हुए और यहीं से इनकी शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई और इसके बाद यह भारत छोड़ करके पुर्तगाल यानी यूरोप जाने के लिए मजबूर हुए और यूरोप चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने डचों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सभी तथ्यों को देख लिया है। और अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो इस संबंधित टॉपिक से अगर जितने भी प्रश्न बनते हैं निश्चित रूप से इसी वीडियो से आएंगे, इससे बाहर शायद ही प्रश्न बन पाए। तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर संबंधित टॉपिक से कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।